संगोष्ठी में लमही से सुरेश चंद्र दुबे जी भी बैठे हुए हैं। हम इस संस्था की ओर से और कला संकाय की ओर से आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि लमही में होने वाले हर आयोजन में आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। मैं प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह की क्या तारीफ़ करूं, और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस समय हमारे बीच ही कला संकाय प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि मुंशी प्रेमचंद शोध एवं अध्ययन केंद्र लमही के समन्वय के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि यह एक तरह का दूसरा अवसर है जब इनको समन्वय के दायित्व के निर्वहन की जिम्मेदारी मिली है। इनके पहले कार्यकाल को हमने देखा और जितना शानदार उस कार्यकाल में इन्होंने संगोष्ठियाँ कराई, हम सोच रहे थे कुछ दिन से कि कला संकाय और हिंदी भाग दोनों की व्यस्तता है, दोनों के प्रमुख हैं, शायद सर को समय नहीं मिल पा रहा है शोध केंद्र के लिए, कि अचानक इन्होंने थोड़ी ही दिन पहले प्रस्ताव दिया कार्यक्रम करना है। अच्छा, एक बात और है, सर निर्णय लेते हैं और उस निर्णय में इतना असर्शन होता है, इतनी ताकत होती है कि ना करने के लिए कोई गुंजाइश रहती नहीं, जबकि और होना है, कम समय का हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, करिए, हो जाएगा। और आप उसका स्वरूप आप देख रहे हैं, यह एक शुरुआत है, बहुत ही शानदार शुरुआत है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह केंद्र विश्वविद्यालय से लेकर के लमही तक कुछ बड़े आयोजन करेगा, जिसका संकेत भी आपने देखा होगा कि उर्दू और हिंदी विभाग के समन्वय के प्रक्रिया में सर ने आपके सामने रखा। सर, मैं आपके इस कार्य योजना, आपके इस कार्यशैली से हम व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रभावित होते हैं कि सर्जक का जो मन है आपके भीतर, वो लगातार आपको बेचैन रखता है, कुछ कुछ करने के लिए प्रेरित करता रहता है। आज का जो विषय है प्रेमचंद के कथा साहित्य में सामाजिक यथार्थ, यह विषय बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि इस समय महामारी के बाद प्रेमचंद पर यह एक बड़ा समारोह BHU और शोध केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि महामारी के दौर में प्रेमचंद खुद सृजनरत थे। स्पेनिश फ्लू जो 1920s में आई थी, उसके समानांतर जो प्लेग भी चल रहा था, प्रेमचंद की कई रचनाएं उस महामारी की पृष्ठभूमि में सृजित हैं, जिसमें कि उनका जो प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया उपन्यास है, अत्यंत चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसमें तो प्लेग की महामारी का बड़ा ही विशद वर्णन है, और उसके भीतर, उस महामारी के भीतर सामाजिक यथार्थ को जिस तरह से वह देखते हैं, या उस यथार्थ को जिस तरह से रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं, वह बताता है कि हमारा सर्जक कितना महान था और कितना जो है दृश्य संपन्न था कि आने वाले समय में महामारी के बीच जो स्थितियां बनेगी, जैसी बनेगी, उसकी आहट वो 100 साल पहले दे रहे थे। उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि ईदगाह कहानी में, आपका जो है सवा सेर गेहूँ में, दूध के दाम में, ये कुछ कहानियां हैं जो उस समय की महामारियों की पृष्ठभूमि में लिखी गई हैं। और जब हम लोग महामारी के दौर से गुजर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे, तो प्रेमचंद और उनके साथ निराला और उनके साथ रेण लगातार ध्वनित हो रहे थे, और हमको ये प्रेरणा दे रहे थे कि महामारी के बीच, उतनी बड़ी महामारी के बीच, जब हमारे पुरखा रचनाकार बाहर निकल सकता है, तो हम लोगों को भी बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। हमको अपने जीवन को बुझने नहीं देना चाहिए, हमें अपनी जिज्ञासा को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। तो ये प्रेमचंद की ताकत है। इसलिए प्रेमचंद का जब सामाजिक यथार्थ की बात करते हैं, तो ये न भूलिए कि प्रेमचंद भाववाद से गहरे टकराने की प्रक्रिया में सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करते हैं। प्रेमचंद अपने समय के महज चित्रकार नहीं हैं। अगर ऐसा होते तो इतने महान न होते।
जितना उन्होंने अपने समय के वर्तमान को देखा है उसे तो देखा दर्ज ही किया है, उसे रूपांतरित करने की भी कोशिश की है। और भारतीय यथार्थ, सामाजिक यथार्थ प्रेमचंद में जिस रूप में आया है वो अद्भुत है। सामाजिक यथार्थ का उतना बड़ा रचनाकार न तो उसके पहले कोई था और आज तक न कोई उसके बाद हुआ। ये मैं भावुकता बड़ा वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ, उनकी रचनाओं से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगता है। क्यों मैं कह रहा हूँ? उसके पीछे दो तत्व होते हैं जब आप यथार्थ की बातें करते हैं, सामाजिक यथार्थ की बात करते हैं। एक तो ये होता है कि अपने समय में आ रही, उभर रही जो ज्ञान संपदा होती है उससे वह रचनाकार कितनी शिद्दत से, कितनी गहराई से महसूस कर रहा है। दूसरी बात कि उस समय में उस रचनाकार के साथ उस समाज का जो संस्कार है, उसकी जो संस्कृति है, उसमें वह कितने गहरे डूबा हुआ है। अर्थात संस्कार और ज्ञान के द्वंद्वात्मक रिश्ते से को समझने वाला या उसको बुनने वाला ही कोई रचनाकार महान रचनाकार हो सकता है, कम से कम सामाजिक यथार्थ के दायरे में। और इस नज़रिए से जब मैं देखता हूँ तो प्रेमचंद जैसा विलक्षण रचनाकार हमारे बीच मौजूद होता है। और आप देखिए, वह प्रेमचंद हमारी एक ऐसी विरासत है जो इस पूरे के पूरे महामारी में भी बार बार हमें संबल देती रही, हमें प्रेरणा देती रही। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे बीच रविदास हैं, जैसे कि हमारे बीच कबीर हैं, और जैसे हमारे बीच तुलसी और निराला और रेणु हैं, उस तरह से हमें इनकी रचनाएं संबल देती रही। लेकिन जो मैंने कहा कि ज्ञान और संस्कार के गहरे द्वंद्व से जो इस यथार्थ को समझने की सामर्थ्य रचनाकार ने विकसित की है, उसका केवल एक उदाहरण मैं दूंगा, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, कभी हम लोग बाद में विस्तार चर्चा करेंगे। रामलीला उनकी कहानी है और वो बहुत छोटी कहानी, और इसी लम्ही को केंद्र में रख करके, और ये जो पोखरा, अभी हम अपने छात्रों से कह रहे थे कार्यक्रम के बाद, जो छात्र यहाँ नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं आज, उनके प्रेमचंद के हम लोग उनके मूर्ति के सामने चलेंगे, सामूहिक तस्वीर लेंगे, उस पोखरे को भी देखेंगे, उनकी जो लाइब्रेरी सब लोग देखेंगे। जो पहली बार आए, हम लोग तो हर साल राम सुधार जी, हम लोग तो बहुत बार यहाँ आते रहते हैं, हर साल एक दो बार चक्कर लगा ही जाते हैं। बार आप देखिए उस रामलीला का क्या यथार्थ था और कैसे एक उभरती हुई जो नई चीज आ रही थी। राम के कथा को लेकर के तुलसी भी ने लिखा है, निराला ने भी लिखा है और प्रेमचंद ने भी लिखा है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय सुभग उड़ावनहारी। ये राम जो है तुलसी के राम हैं, जो संशय का समाधान करते हैं। और इस संशय के समाधान के लिए मैं करने के कारण तुलसी को मैं आधुनिकता का प्रस्तोता मानता हूँ कि जहाँ संशय है, आधुनिकता वहीं से शुरू होती है। फ्रांसिस बेकन ने बहुत बड़े रोल ऑफ द डाउट को लेकर के 1604 में पूरा ग्रंथ ही लिखा था कि संशय की इतिहास में क्या निर्णायक भूमिका हुआ करती है। तो ये तो रहा, लेकिन निराला 20वीं सदी में क्या लिखते हैं, इन्हीं के समकालीन, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता रावण जय भय। आप देखिए वो भी वहाँ पर संशय है और वहाँ पर एक तरह का उसके बाहर आने की जो प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन रामलीला का जो नायक है, जो राम का पात्र करता है, वो रात भर जो है राम के पात्र की भूमिका में होता है और सुबह वो जो है कुछ पैसे मांगता है, जो उसके मुखिया, जो प्रबंधक वो कहते हैं भाई तुम्हें पैसा चाहिए, किस बात का पैसा। प्रेमचंद वो बड़ी लंबी का उस पर मैं नहीं कहा, प्रेमचंद का जो वाक्य है वो मुझे बहुत अपील करता। कहते हैं, जिस राम की मूर्ति को आधार बना करके रात भर इतना चढ़ावा चढ़ा, उस राम के लिए, उस वास्तविक राम के लिए सुबह उसके घर जाने तक के लिए आदमी पैसा नहीं दे रहा है। राम वहाँ से यहाँ पहुँचे और आगे राम कहाँ पहुँचे हैं आप देख ही रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि रचनाकार जो रचता है वह ऊर्ध्वमुखी चेतना के दायरे में रचने की कोशिश करता है, और यह प्रेमचंद की एक तरह का निर्णायक भूमिका रही है। जब यथार्थ के बारे में प्रेमचंद सोच रहे होते हैं तो जिस भाववाद को देखते हैं, उस भाववाद की दो बुनियादी विशेषताएं थी। एक तो ये था व्यक्तिवाद, यानी भाववाद जहाँ रहता है वह व्यक्तिवाद का शिकार हो जाता है, और दूसरा होता है परंपरा को जड़ और रूढ़िबद्ध नजरिए से देखता है।
प्रेमचंद ने उस व्यक्तिवाद का भी, उस जड़वाद का भी अपनी रचनाओं में निषेध किया। आप सब जानते हैं कि प्रेमाश्रम, रंगभूमि से लेकर के गोदान तक उनकी कहानी, जैसे सरगति है, उनकी कहानी जो कफन है, उनकी कहानी, बहुत सारी जो कहानी आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रेमचंद का। क्योंकि मैं यहाँ उसके डिटेल्स में, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रेमचंद इस बात को लगातार कहते हैं कि सामाजिक यथार्थ व्यक्ति के भीतर डूबने से समझ में नहीं आएगा, समाज मन में गहरे डूबने से निकलता है। और आप सब जानते हैं कि 50 के दशक में इसी यथार्थ को लेकर के जो डिबेट हुआ था, जिसमें नामोर्जी ने व्यापकता और गहराई नामक बड़ा निबंध लिखा था। तो प्रेमचंद की जो सामाजिक यथार्थ की जो पकड़ है, वो असल में उस व्यापकता की पकड़ है, उस व्यापक सामाजिक सरोकारों की पकड़ है, जिसके अंतर्गत प्रेमचंद समाज मन को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेमचंद समाज मन की गतिकी के रचनाकार हैं। उसकी जो गतिशील ध्वनियाँ होती हैं, प्रेमचंद उस अनुभूजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं अपनी रचनाकार के माध्यम से। दूसरी बात इस संदर्भ में यह है कि आप सब जानते हैं कि प्रेमचंद जिस समय लिख रहे थे, उस समय दो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने थे। एक तो छायावाद का व्यक्तिवाद था, जिसके गहरे प्रभाव जो उनके सामने चुनौती के रूप में था, और दूसरा था कि द्विवेदी युगीन एक तरह का जो नैतिकता था, जो शुद्धतावादी भावबोध था। प्रेमचंद ने इन दोनों के भीतर से, इन दोनों को समझते हुए उस सामाजिक यथार्थ की पहचान की, जिसकी परंपरा भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से जुड़ती है, जो इसी काशी के थे। और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र पर लिखते ही उनका एक निबंध भी, बहुत शानदार निबंध है राजेश, इसमें उन्होंने बहुत भावुकता से उनके उल्लास और उदात्त के रचनाकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को उन्होंने याद किया है। तो आप उस समय देखिए कि प्रेमचंद जब लिख रहे होते, इन दोनों के बीच प्रेमचंद ने आत्म पहचान की यथार्थ की आत्म पहचान की पकड़ बनाई, और उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से, जिसे कहते हैं सेल्फ आइडेंटिटी, आत्म पहचान के माध्यम से स्वाधीनता और राष्ट्रीयता के स्वर को भी अपनी रचनाओं में बुलंद किया। ऐसा नहीं था कि प्रेमचंद केवल यह काम करके महान हो जाते। प्रेमचंद ने उस समय की राजनीति में जो श्रमिक और किसानों की स्थिति थी, और जिससे साहित्य, उस समय का साहित्य लगभग वंचित था, प्रेमचंद ने अपने सामाजिक यथार्थ के दायरे में किसानों और श्रमिकों को अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वर दिया, उनको आवाज़ दिया। और इसी नाते प्रेमचंद का यथार्थ बगैर श्रमिकों के जीवन के और बगैर किसानों के जीवन के आप उनको नहीं समझ सकते। और यही वजह रही कि आप देखिए प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में, अपने निबंधों में बार बार पश्चिम के उन दो आरोपों का निषेध किया है, जिसमें पहला आरोप तो यह रहता है कि भारतीय चिंतन आरंभ से आध्यात्मिक रहा है, उसमें यथार्थवाद की कोई जड़ें नहीं है, यथार्थ की कोई समझ नहीं है। प्रेमचंद ने इस आरोप का अपनी रचनाओं में खंडन किया है। और दूसरा जो आरोप लगता था, पश्चिम लगाता था कि भारतीय समाज अपरिवर्तनीय समाज है, वो नॉन चेंजेबल है, उसमें कोई गति नहीं है। तो आप देखिए, यह पश्चिम यह कहा करके पूरब को, हमारे भारत को जड़ और परांग विमुख कैसे, मतलब कहते प्रतिक्रियावादी, पीछे जाने वाली रचना प्रक्रिया से जोड़ना चाहता था। प्रेमचंद ने कहा ना, ये नहीं हो सकता। इसी नाते जब उनके निबंध लिखते हैं, साहित्य का उद्देश्य लिखते हैं, तो उन्हें बड़ी विस्तार से इन सब सारी चीज़ों का इस तरह का जिक्र किया। इसी नाते प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ में किसी प्रकार की स्वायत्तता न होकर के उसकी सामाजिकता का अंकुरण आपको दिखाई देता है। बगैर सामाजिकता के प्रेमचंद की स्वाधीनता को आप समझ ही नहीं सकते। और इसी नाते वो लिखते भी हैं कि साहित्य का जो बुनियादी स्वभाव होता है वो संघर्ष मूलक होता है, और उस संघर्ष को हमें पहचानने की ज़रूरत है। और उस संघर्ष को पहचानने की प्रक्रिया में प्रेमचंद ने क्या किया, उन्होंने कुछ बिंदु सुझाए जिसकी आज समझने की बहुत ज़रूरत है जब हम साहित्य में यथार्थ की बात करते हैं या फिर यथार्थवाद की बात करते हैं।
पहली बात तो कहते हैं कि मनुष्य के भीतर सोए हुए देवत्व को जगाने की जरूरत है। बगैर उसके यथार्थ पर कोई भी यथार्थ की कोई समझ रचनाकार में विकसित हो नहीं सकती। तो सोए हुए मनुष्य के भीतर जो सोया हुआ देवत्व है उसको जगाने की बात करते हैं। इतना ही कहते हैं कि चिंतन के साथ आलोचनात्मक विवेक भी उसके पास होना चाहिए। हर किसी चीज को आंख मूंद के स्वीकार न कर ले। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जीवन की सच्चाई का को प्रकाशित करने का साहस होना चाहिए। सच्चाई का मतलब ये कि जिसे आप अन्य कहते हैं, वो मैला है, कुचैला है, गंदा है, हाशिया कहते हैं, आप उसे छुपा करके बड़े आभिजात्य के तरीके से साहित्य में अपने पात्रों को खड़ा कर रहे हैं। क्यों छुपाना चाहते हैं? आप तो उन्हीं की आवाज़ आपको बनना था, उस हाशिए की आवाज़ बनना था। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में उसी हाशिए की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि प्रेमचंद जब हाशिए की आवाज़ बनते हैं तो पूरा के पूरा जीवन का पूरा के पूरा जो प्लॉट है अपने करीब से लेते हैं, अपने मोहल्ले से लेते हैं। एक बार कार्यक्रम में हम लोग यहाँ कुछ साल पहले थे तो कई रचनाकारों ने इसी में था कि प्रेमचंद की रचनाओं में लम्हे की उपस्थिति। आप देखिए प्रेमचंद लम्हे में रहते हुए बहुत कुछ जो कुछ यहाँ देखा, बाद के दिनों तक लम्हे का जो परिवेश था, जो गांव था, जो भोजपुरी समाज था, उनमें बार बार ध्वनित होता है इसकी जो गरीबी है, इसकी जो यंत्रणाएं होती हैं। आखिरकार देखिए कि और प्रेमचंद ने कभी आदर्श का लबादा नहीं ओढ़ा। जैसे उनको समझ में आया कि आदर्श कुछ आरंभिक दौर में उसको छोड़ दिया। और सतगत कहानी इसकी अद्भुत उदाहरण है, या कफन कहानी जो बार बार हम लोग पढ़ाते हैं। दुखी चमार की स्थिति को प्रेमचंद ने जिस तरह से एक पंडित घासीराम के समानांतर चित्रित किया है, कोई निष्कर्ष नहीं दिया प्रेमचंद ने। लेकिन हम सब जानते हैं जब वह दुखी चमार को मृत्यु के बाद घसीट करके बाहर ले जाया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हम पाठक, हम संवेदनशील लोग इस बात को महसूस करते हैं, कम से कम यह अपराध हमसे कभी न हो। तो ये कुछ संक्षेप में बातें थी जो मैंने बिंदुवार आपके सामने रखा। अंत में केवल ये कहना चाहता हूँ कि उपनिवेशवाद की पूरी प्रक्रिया में प्रेमचंद ने जिस शोषण को देखा है उसे अपने सामाजिक यथार्थ के माध्यम से अपनी रचनाओं में व्यक्त करने की उन्होंने कोशिश की है। प्रेमचंद की रचनाओं में उनका भूगोल बोलता है, उनका जनपद बोलता है। प्रेमचंद के किसी भी सामाजिक यथार्थ या उनके इतिहास बोध को उनके जनपद से काट करके हम नहीं समझ सकते। और प्रेमचंद की जो यही स्थानीयता है वो उन्हें बहुत वैश्विक बनाती है, उन्हें अमर रचनाकार बनाती है। और वही वजह है कि आज भी प्रेमचंद हमारे लिए कह सकते हैं कि बहुत कुछ समझने के लिए छोड़ जाते हैं। बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार उनके पास जाते हैं, लेकिन बार बार जाने का मन करता है। मैं उस समृद्ध विरासत का आज एक छोटा सा हिस्सा बन करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सब आए, आप सब हमें सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।